हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग जैक बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए क्लास 12 फिजिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक 2012 से 2016 तक का क्वेश्चन इस वीडियो में लिया गया है। तो चलिए वीडियो के अंतिम तक बने रहिए और सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन 1 नंबर है, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा है। जैक 2012 में दिया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। याद रखिएगा, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, किसी तार जिसमें धारा प्रवाहित होती है उत्पन्न करता है। जैक 2012 में दिया था। ठीक है, कोई धारावाही चालक अपने चारों ओर उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र। केवल चुंबकीय क्षेत्र याद रखिएगा। ठीक है, कोई तार जिसमें धारा प्रवाहित होगा तो धारावाही चालक अपने चारों ओर उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र। सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए नोट में कुछ बात लिखा हुआ है कि एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है। तो एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, और एक त्वरित आवेश उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, मरुभूमि में मरीचिका का अनुभव किस कारण से होता है। क्वेश्चन क्या बोला, मरुभूमि यानी मरुस्थल में मरीचिका मतलब मृग तृष्णा, मृग मरीचिका का अनुभव किस कारण से होता है। जैक 2012 में दिया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण अनुभव होता है मरीचिका का, मृग तृष्णा का। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, डी। देखिए आगे पूछ सकता है, हीरे का चमकना प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी होगा, डी। ठीक है, आगे पढ़िए। सवाल नंबर 4 है, छिद्र किसका आवेश होने वाला कहा जाता है। छिद्र माने होल्स। ठीक है, तो होल्स आवेश होता है केवल पी टाइप अर्धचालक का। ऑप्शन ए होगा, ए। जैक 2012 में क्वेश्चन दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, पी टाइप अर्धचालक में हॉल्स यानी क्षेत्र के कारण आवेश भाग होता है, यानी धारा का प्रभाव होता है। ठीक है, अब बोलेगा एन टाइप में तो होगा इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, छिद्र हॉल्स बोलेगा तो पी टाइप, और एन टाइप बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाह आवेश भाग होता है। ठीक है, यहाँ पर छिद्र बोला तो ऑप्शन ए होगा, पी टाइप। देखिए लिख दिया आगे, एन टाइप में होगा इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, आगे पढ़िए। 5 नंबर क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरकत्व की बीमा है। जैक 2012 में दिया था। अन्योन्य प्रेरकत्व की बीमा है, चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व बोले चाहे स्वप्रेरकत्व बोले एक ही बात है। स्वप्रेरण गुणांक बोले अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोले एक ही बात है। इसका बीमा होता है ऑप्शन ए होगा, ml² T⁻⁻2 A⁻⁻2। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, ए। ml² T⁻⁻2 A⁻⁻2। सही उत्तर ए होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे पढ़िए। अगला सवाल 6 नंबर है, एक LCR परिपथ के प्रत्येक अंग LC एवं R में प्रवाहित वोल्टेज 50 वोल्ट है। LC संयोजी में प्रवाहित वोल्टेज क्या होगा। जैक 2012 में दिया था। क्वेश्चन क्या बोला कि एक LCR परिपथ के प्रत्येक अंग, चाहे L हो चाहे C हो चाहे R हो, में प्रवाहित वोल्टेज 50 वोल्ट है। तो LC संयोजी में प्रवाहित वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, 0। ऑप्शन डी होगा, 0। क्यों होगा, देखिए क्या बोला है, LC संयोजी में प्रवाहित वोल्टेज क्या होगा। तो LC संयोजी में प्रवाहित वोल्टेज हो जाएगा आपका VL - VC। ठीक है, यानी L में कितना प्रवाहित वोल्टेज है और C में कितना प्रवाहित वोल्टेज है, माइनस कर दीजिए, हो जाएगा। तो सब में तो बराबर है, LCR सब में 50 वोल्ट है, तो क्या होगा बोलिए, VL - VC यानी 50 - 50, आंसर होगा 0 वोल्ट। सही उत्तर डी होगा, डी, 0। आगे पढ़िए। सवाल नंबर 7 है, रेडियो एक्टिविटी की घटना संबंधित है, मतलब रेडियो सक्रियता उसी को बोलते हैं इंग्लिश में, रेडियो एक्टिविटी की घटना संबंधित है न्यूक्लियस के क्षय से। याद रखिएगा, जैक 2012 में दिया था। न्यूक्लियस के क्षय से मतलब नाभिक के क्षय से। ठीक है, न्यूक्लियस के क्षय से। सही उत्तर ए होगा, ए। रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता घटना घटता है न्यूक्लियस यानी नाभिक के क्षय से। सही उत्तर ए होगा। आगे पढ़िए। सवाल नंबर 8, एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल होगा। जैक 2013 में दिया था क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, एक बिंदु आवेश Q है जिसको E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, आवेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल होगा। तो आंसर QE होगा, QE।
आंसर ए होगा ए क्यू ई। क्यों होगा देखिए, आंसर ए क्यों होगा, हम लोग पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है एफ बाई क्यू, तो एफ हो जाएगा क्यू ई। ठीक है, सही उत्तर ए होगा क्यू ई। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कौन सी घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। जैक 2013 में दिया था। ठीक है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये बताया था ध्रुवन ने। ठीक है, ध्रुवन की घटना बताती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ध्रुवन। सही उत्तर सी होगा सी। ध्रुवन के द्वारा यह दर्शाया जाता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है जो बिना किसी माध्यम के चलती है, गमन करती है, प्रकाश तरंग। ठीक है, बिना किसी माध्यम के, उसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ध्रुवन होगा, ध्रुवन सी होगा। आगे सवाल नंबर 10 पढ़िए। 10, द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य होता है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बोलेगा या द्रव्य तरंग बोलेगा का तरंगदैर्घ्य होता है लैम्डा बराबर एच बाई पी। सही उत्तर ए होगा ए, लैम्डा बराबर एच बाई पी। जैक 2013 में दिया था। ठीक है, द्रव्य तरंगों बोलेगा चाहे डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बोलेगा का तरंगदैर्घ्य होता है लैम्डा बराबर एच बाई पी। सही उत्तर ए होगा ए। आगे पढ़िए सवाल नंबर 11, ताप में वृद्धि के साथ नेज यानी शुद्ध अर्धचालक की प्रतिरोधकता, याद रखिएगा, ताप में वृद्धि करने पर शुद्ध अर्धचालक की प्रतिरोधकता चाहे प्रतिरोध, जो बोलेगा प्रतिरोध बोले चाहे प्रतिरोधकता बोले, घटती है। ताप में वृद्धि करेंगे ना तो अर्धचालक का चालकता बढ़ती है, लेकिन प्रतिरोधकता या प्रतिरोध घटती है। सही उत्तर बी होगा, घटती है। ठीक है, चालकता बढ़ेगा लेकिन प्रतिरोध बोले या प्रतिरोधकता बोले घटेगा। सही उत्तर बी होगा, बी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 12, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार दिया है, जैक बोर्ड 2014 में और 2016 में, दोनों बार दिया है। ठीक है, तो निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, ऑप्शन होगा बी नंबर, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा, सही उत्तर बी होगा, बी। आगे पढ़िए, आगे सवाल नंबर देखिए 13, पी आघूर्ण वाले किसी विद्युत द्विध्रुव पर समरूप विद्युत क्षेत्र ई पर लगते हुए बल आघूर्ण का मान है। जैक 2014 में पूछा था, जैक 2014 में। तो बोलिए क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं बल आघूर्ण टॉर्क बराबर होता है पी ई साइन थीटा। चूंकि साइन थीटा है तो हो जाएगा वेक्टर टॉर्क हो जाएगा पी क्रॉस ई, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ठीक है, याद रखिएगा, पी आघूर्ण वाले किसी विद्युत द्विध्रुव पर समरूप विद्युत क्षेत्र ई पर लगते हुए बल आघूर्ण का मान होता है टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। साइन थीटा है इसलिए होगा पी क्रॉस ई। ठीक है, वेक्टर टॉर्क बराबर होगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ऑप्शन सी होगा, सी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 14 पढ़िए, यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की हवा को के आपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगा। जैक बोर्ड 2014 में आया था। देखिए, बोलता है किसी समांतर प्लेट संधारित्र कि दोनों प्लेटों के बीच हवा भरा हुआ है और उस हवा को के आपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए, मतलब हवा की जगह पर कोई परावैद्युतांक भर दिया जाए, कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, उसको बोलेंगे के आपेक्षिक विद्युतशीलता भर दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, तो संधारित्र की धारिता क्या होगा, के गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, के गुना बढ़ जाएगा। क्यों, देखिए आंसर ए होगा, ए। क्यों होगा समझिए, संधारित्र की धारिता होता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। तो एप्सिलॉन आर क्या है, के है, आपेक्षिक विद्युतशीलता है। तो जब हवा रहेगा तो के का मान 1 होता है, और जब आपेक्षिक विद्युतशीलता रहेगा तो के का मान 1 से अधिक होता है। तो जितना अधिक होगा उतना गुना बढ़ जाएगा, यानी के गुना बढ़ जाएगा। सही उत्तर ए होगा, ए। ठीक है, आगे पढ़िए सवाल नंबर 15, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, जब ताप बढ़ाते हैं तो किसी धातु यानी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। सही उत्तर ए होगा, ए। जैक बोर्ड 2014 में आया था, याद रखिएगा, ताप बढ़ाएंगे ना तो अर्धचालक का प्रतिरोधकता घटेगा, लेकिन चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, धातु का प्रतिरोध बढ़ जाएगा जब गर्म करते हैं। तो ताप बढ़ाना माने क्या, गर्म करना। जब कोई धातु को गर्म करेंगे, ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ए होगा, ए। आगे पढ़िए सवाल नंबर 16 पढ़िए, किरचॉफ का संधि नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण का प्रत्यक्ष परिणाम है। जैक बोर्ड 2014 में दिया गया है। किरचॉफ का संधि नियम है प्रथम नियम, संधि नियम है बिंदु नियम। ठीक है, बिंदु नियम बोलेगा, संधि नियम बोलेगा, चाहे प्रथम नियम बोलेगा। ठीक है, चाहे बोलेगा जॉनसन रूल, क्या बोलेगा, जॉनसन रूल। तो इसका सही उत्तर होगा आवेश संरक्षण। याद रखिएगा, किरचॉफ का संधि नियम, बिंदु नियम, जॉनसन रूल, प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है।
सही उत्तर डी होगा, डी। क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है, बोलेगा पास या लूप नियम, या बोलेगा विभव नियम। याद रखिएगा, पास या लूप नियम बंद परिपथ का नियम बोलेगा, यानी दूसरा नियम तो होगा ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है पास नियम या लूप लॉ, जिसको हम लोग बंद परिपथ का नियम कहते हैं, विभव नियम कहते हैं, वह है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल है 17 नंबर, सवाल नंबर 17, लॉरेंज बल का व्यंजक है। जैकबोर्ड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लॉरेंज बल का व्यंजक है तो ऑप्शन होगा सी, क्यू इंटू वेक्टर ई प्लस भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, सही उत्तर सी होगा, सी, क्यू इंटू वेक्टर ई प्लस वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा, सी। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 18, हेनरी मात्रक है। जैकबोर्ड 2014 में दिया था, तो हेनरी मात्रक है स्वप्रेरकत्व का, अन्योन्य प्रेरकत्व का, दोनों का, उपयुक्त दोनों का होगा। याद रखिएगा, स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, चाहे स्वप्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व सब एक ही चीज है, सबका मात्रक होता है हेनरी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त दोनों का, हेनरी। ठीक है, उपयुक्त दोनों का। आगे पढ़िए, सवाल नंबर देखिए 19, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, आंसर होगा माइक्रो तरंग, यहाँ पर होगा माइक्रो तरंग, ऑप्शन डी होगा, माइक्रो तरंग, ऑप्शन डी। जैकबोर्ड 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आंसर होगा डी, माइक्रो तरंग, याद रखिएगा। अब बोलेगा सबसे कम तरंगदैर्घ्य तो होगा गामा किरणें, क्या होगा, गामा किरणें होगा, सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरणें। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य तो माइक्रो, यहाँ पर नहीं है, नहीं तो आंसर होता है रेडियो। ठीक है, होता है रेडियो तरंग का, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसलिए मारेंगे माइक्रो। ठीक है, क्योंकि रेडियो से कम माइक्रो का होता है और यहाँ सबसे अधिक माइक्रो का है। ठीक है, जब रहेगा रेडियो तरंग तब मानेंगे रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब लगा सबसे कम तो गामा किरणें। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, माइक्रो तरंग, ऑप्शन डी। आगे पढ़िए, अगला सवाल है 20 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए। जब किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है। जैकबोर्ड 2014 पूछा गया है। तो जब किसी लेंस को, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, पानी में डुबाते हैं ना, तो फोकस दूरी 4 गुना बढ़ जाता है। बढ़ता तो है लेकिन कितना गुना, 4 गुना, याद रखिएगा, 4 गुना फोकस दूरी बढ़ेगा। यदि बोलेगा लेंस हवा में है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो पानी में क्या होगा, 15 4 60 सेंटीमीटर होगा। बोलेगा हवा में 25 सेंटीमीटर है, तो पानी में क्या होगा, 25 4 100 सेंटीमीटर होगा, यानी 4 गुना बढ़ जाता है। ऑप्शन ए होगा, ए, बढ़ जाती है फोकस दूरी। लेकिन बोलेगा क्षमता, तो हम लोग पढ़े हैं क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब किसी लेंस को पानी में डुबाएंगे तो उसका फोकस दूरी 4 गुना बढ़ेगा तो क्षमता घटेगा, क्षमता घट जाएगा 4 गुना। ठीक है, क्षमता बोलेगा तो घटेगा, फोकस दूरी बढ़ेगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है 21, निम्न में से किस घटना के द्वारा प्रकाश के सरल रेखीय गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं होता है। इसका आंसर होगा सी, विवर्तन। विवर्तन में क्या होता है, टकरा के मुड़ जाता है, सरल रेखीय गमन नहीं होता है। ठीक है, टकरा के मुड़ जाता है, सही उत्तर होगा विवर्तन, यानी सी होगा, ऑप्शन सी होगा, विवर्तन। ठीक है, आगे पढ़िए, अगला क्वेश्चन है देखिए 22 देखिए, किसी खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता सामान्य समायोजन की दशा में होता है। देखिए आवर्धन या आवर्धन क्षमता बोलेगा दूरदर्शी का, जैकबोर्ड 2014 में दिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो दूरदर्शी का आवर्धन या आवर्धन क्षमता बोलेगा तो आंसर हो जाएगा F0/FE, यानी अभिदृश्यक का फोकस दूरी बटा नेत्रिका का फोकस दूरी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट का फोकस दूरी बटा क्या बोलते हैं, आईपीस का फोकस दूरी। ठीक है, यानी ऑप्शन सी होगा, सी, F0/FE, ऑप्शन सी। लेकिन बोलेगा दूरदर्शी का लंबाई क्या होता है, तो जोड़ देंगे F0 + FE, याद रखिएगा, लंबाई बोलेगा तो जोड़ना है F0 + FE, और क्षमता बोलेगा आवर्धन क्षमता या आवर्धन बोलेगा तो होगा F0/FE, ऑप्शन सी। आगे बढ़िए 23 नंबर, निम्न में से किस घटना के द्वारा प्रकाश के कणिका सिद्धांत की व्याख्या होती है। प्रकाश एक कण है, तरंग नहीं। तरंग बोलेगा तो हो जाएगा व्यतिकरण या हाइगन्स थ्योरी। ठीक है, ध्रुवण हो जाएगा, ध्रुवण। लेकिन प्रकाश एक कण है, प्रकाश एक कण की तरह व्यवहार करता है। जैकबोर्ड 2014 पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताया था आइंस्टीन ने। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, ऑप्शन डी होगा, डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव ने बताया था आइंस्टीन ने, याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव में आइंस्टीन ने बताया था। ठीक है, आइंस्टीन ने, ऑप्शन डी होगा, डी, ऑप्शन डी होगा। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 24, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विचलित किया जा सकता है। जैकबोर्ड 2014 पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगे विचलित नहीं होता है, याद रखिएगा, विचलित नहीं होता है। ठीक है, अब विचलित होता है तो अल्फा किरण बीटा किरण, यानी अल्फा रे बीटा रे, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी आंसर होगा बोथ अल्फा एवं बीटा रे,
अल्फा एवं बीटा किरणें को चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के द्वारा विचलित किया जा सकता है, ये विक्षेपित होता है, अल्फा किरण बीटा किरण। ऑप्शन डी होगा। लेकिन बोलेगा कौन विचलित नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गामा रे। आंसर सी होगा गामा रे। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग कुछ भी रहे, ठीक है, गामा रहे, चाहे एक्स किरण रहे, पराबैंगनी रहे, दृश्य प्रकाश रहे, माइक्रो तरंग, कुछ भी रहे, विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत क्षेत्र चुंबक क्षेत्र से विच्छेदित नहीं होता है। विचलित कौन होता है? अल्फा और बीटा। ऑप्शन होगा बोथ अल्फा एवं बीटा, यानी ऑप्शन डी। आगे पढ़िए, आगे देखिए 25 पढ़िए, 25 क्वेश्चन नंबर 25। जब सिलिकॉन में बोरॉन को औषधि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ क्या होता है? जैक बोर्ड 2014 पूछा क्वेश्चन है। क्या बोला? जब सिलिकॉन में बोरॉन को औषधि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है। सिलिकॉन में बोरॉन को, तो सिलिकॉन क्या है? 4 संयोजी, अब बोरॉन क्या है? 3 संयोजी। जब 4 संयोजी मिलाएंगे 3 संयोजी तो मिलेगा पी टाइप। क्या मिलेगा? पी टाइप मिलेगा। सही उत्तर होगा पी प्रकार का अर्धचालक। ऑप्शन बी होगा, बी, पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है। जब बोलेगा सिलिकॉन में फास्फोरस, क्या बोलेगा? बोलेगा सिलिकॉन में फास्फोरस बोल देगा, यानी 4 संयोजी में बोलेगा 5 संयोजी तो हो जाएगा एन प्रकार का अर्धचालक। और 4 में बोलेगा 3 संयोजी, बोरॉन बोल देगा, एल्युमिनियम बोल देगा तो हो जाएगा आपका पी टाइप। ठीक है, यानी आंसर होगा बी। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 26 देखिए। 26 देखिए, पढ़िए। निम्न में से किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है? तो वोल्ट प्रति मीटर मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र का। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी, विद्युत क्षेत्र। जैक बोर्ड 2015 में दिया था, याद रखिएगा। वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, दो का मात्रक होता है। न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर, दोनों विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। ऑप्शन सी होगा, सी। आगे पढ़िएगा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। विद्युत क्षेत्र ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तथा विद्युत विभव यानी पोटेंशियल भी के बीच संबंध है। जैक बोर्ड 2015 में दिया था। तो विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है ई बराबर माइनस डी वी बटा डी आर। क्या होता है? ई बराबर माइनस डी वी बटा डी आर। सही उत्तर बी होगा, बी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा, ई बराबर माइनस डी वी बटा डी आर। याद रखिएगा, यही तो विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी में संबंध है। ऑप्शन बी होगा, बी, माइनस डी वी बटा डी आर, ई बराबर। ठीक है, आगे पढ़िए। क्वेश्चन है 28, पढ़िएगा। यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो इसकी धारिता क्या होगा? देखिए क्या बोला, समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो इसकी धारिता क्या होगा? जैक बोर्ड 2015 में पूछा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर होगा 2 गुनी घट जाएगा, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों में उल्टा संबंध होता है। यदि बीच की दूरी दुगुनी कर देंगे तो धारिता दुगुना घट जाएगा। देखिए सही उत्तर बी होगा, बी। क्यों? पढ़िए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वायु माध्यम में। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो डी का नीचे है, यानी धारिता सी के साथ डी का संबंध उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब डी को दुगुना बढ़ाएंगे, दुगुनी करेंगे तो धारिता दुगुनी घट जाएगी। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी, दुगुनी घट जाएगी। आगे पढ़िए 29, पढ़िए 29। यदि किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो उसकी चालकता, देखिए चालक का धातु का ताप बढ़ाएंगे ना तो प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोधकता बढ़ता है, चालकता घट जाएगा। याद रखिए, क्योंकि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं चालकता। तो जब चालक का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोधकता बढ़ता है, तो उसका व्युत्क्रम क्या होता है? चालकता घट जाएगा। आंसर होगा घट जाती है। आंसर होगा आपका रेखीय रूप से घटती। ठीक है, आंसर क्या होगा? जैक बोर्ड 2015 में दिया था। ठीक है, आंसर होगा रैखिक रूप से घटती है। ऑप्शन डी होगा, डी, ऑप्शन डी। आगे पढ़िए, आगे सवाल नंबर 30 पढ़िएगा। जैक बोर्ड 2015 में दिया है। यदि किसी विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। अधिक लंबाई पर जब विभव मापी का तार का लंबाई बढ़ा देगा तो संतुलन बिंदु कहाँ मिलेगा? अधिक लंबाई पर मिलेगा। ठीक है, जैक बोर्ड 2015 में दिया था अधिक लंबाई पर। आंसर होगा बी, अधिक लंबाई पर। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे देखिए सवाल नंबर 31। यदि चल कुंडलीय गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी शीघ्रता क्या होगी? बढ़ जाती है। जैक बोर्ड 2015 में दिया है, याद रखिएगा। जब चल कुंडलीय गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा देते हैं तो उसकी शीघ्रता क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि धारा शीघ्रता जो होती है या वोल्टेज शीघ्रता जो होती है ना, वह गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या का समानुपाती होता है। जब फेरों की संख्या बढ़ाते हैं तो शीघ्रता ही बढ़ जाता है। ऑप्शन ए होगा, ए। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए। आगे पढ़िए,
अगला क्वेश्चन देखिए 32, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है। याद रखिएगा, केवल धारिता युक्त बोलेगा या केवल प्रेरकत्व युक्त बोलेगा तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब बोलेगा केवल प्रतिरोध युक्त तो 0 डिग्री होगा। याद रखिएगा, इस सब बात याद रखिएगा। ठीक है, इस सब बात क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, याद रखिएगा। जैक बोर्ड 2015 में आया था, जैक बोर्ड 2015 में क्वेश्चन चेंज करते रहता है। ठीक है, बोलेगा केवल धारिता युक्त 90 डिग्री, केवल प्रेरकत्व युक्त, क्या बोलेगा, केवल प्रेरकत्व युक्त यानी एल लगा हुआ है तो हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन बोलेगा केवल प्रतिरोध युक्त यानी आर लगा हुआ है तो होगा आंसर 0 डिग्री। प्रतिरोध जब लगा रहता है ना तो धारा और वोल्टता दोनों समान कला में समांतर होता है, एक ही कला में होता है तो एंगल बनता है 0 डिग्री। लेकिन जब होता है धारिता यानी सी कैपेसिटेंस और जब होता है प्रेरकत्व यानी एल तब क्या होता है, धारा और वोल्टता के बीच 90 डिग्री एंगल आगे पीछे होता है। ठीक है, याद रखिएगा 90 डिग्री, आंसर होगा बी 90 डिग्री। याद रखिएगा, आंसर होगा बी 90 डिग्री। आगे पढ़िए 33, निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। तो तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है गामा किरणें का। बोलेगा तरंगदैर्घ्य अधिकतम तो रेडियो तरंगे का। ठीक है, तरंगदैर्घ्य न्यूनतम बोला है तो होगा गामा किरणें। आंसर होगा आपका डी नंबर, आंसर डी होगा डी। कब आया था, जैक बोर्ड 2015 में आया था। तरंगदैर्घ्य न्यूनतम बोला है तो होगा गामा किरणें, बोलेगा अधिकतम तो होगा रेडियो तरंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। आगे पढ़िएगा 34, किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण वर्णक्रम में न्यूनतम विचलन वाली किरण है। जैक बोर्ड 2015 में दिया है। ठीक है, तो न्यूनतम विचलन होता है लाल किरण का, बोलेगा अधिकतम विचलन तो होगा बैंगनी किरण का। ठीक है, याद रखिएगा, जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है ना तो विक्षेपण होता है प्रकाश का, तो उसमें क्या होता है, लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है और बैंगनी का विचलन अधिकतम होता है। बोलेगा अधिकतम विचलन तो बैंगनी, न्यूनतम बोलेगा तो लाल। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, डी, ऑप्शन डी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 35, निम्न में से किसका मात्रक डायोप्टर है। जैक बोर्ड 2015 में दिया था। ठीक है, तो किसका मात्रक डायोप्टर है, तो लेंस की क्षमता का, ये तो पढ़े हैं मैट्रिक में, डी डायोप्टर पढ़े हैं, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, ऑप्शन सी होगा डायोप्टर। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखिए सवाल नंबर 36, एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग है। जैक बोर्ड 2015 में दिया था। ठीक है, समतल तरंगाग्र बोलेगा तो गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र दोनों का होगा, उपयुक्त दोनों होगा, उपयुक्त दोनों। समतल तरंगाग्र बोलेगा किसका भाग है, तो गोलीय और बेलनाकार दोनों तरंगाग्र का भाग है, उपयुक्त दोनों होगा सी। ठीक है, आगे पढ़िए सवाल नंबर 37, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है। जैक बोर्ड 2015 में दिया था। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है, वोल्ट देख के वोल्ट मत समझिए। ठीक है, इसका आंसर जूल में होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वोल्ट नहीं होता है, जूल होता है। कितना जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला है तो वोल्ट मतलब होता है जूल पर कूलाम, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है कूलाम में, तो कूलाम कूलाम कट जाएगा, सिर्फ बचेगा जूल। तो क्या बचेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है तो कूलाम कूलाम कटेगा, जूल बचेगा। आंसर होगा सी नंबर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्या है, विद्युत ऊर्जा यानी कार्य का मात्रक है। याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा बोले चाहे कार्य बोले उसका मात्रक है ये। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे पढ़िएगा 38, एक एमयू यानी यू समतुल्य है। ठीक है, क्या है, एक एमयू समतुल्य होता है। याद रखिएगा, जैक बोर्ड 2015 में दिया है, तो एक एमयू समतुल्य होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, एक एमयू में कितना द्रव्यमान होता है, तो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे पढ़िएगा 39, पढ़िए 39, किसी अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है केवल इलेक्ट्रॉन, केवल हॉल्स यानी बीवर यानी छिद्र, उपयुक्त दोनों। देखिए उपयुक्त दोनों होगा। जैक बोर्ड 2015 में क्वेश्चन आया है, किसी अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है। देखिए पी टाइप बोलेगा तो पी टाइप में होता है हॉल्स यानी बीवर छिद्र के कारण, और एन टाइप में होता है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, तो दोनों द्वारा होगा। यहाँ पर कोई अर्धचालक बोला नहीं है, तो पी टाइप में हॉल्स छिद्र के कारण, एन टाइप में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कारण, तो दोनों द्वारा होगा। ऑप्शन सी होगा, सी, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ये तो पढ़े एक बार, जैक बोर्ड 2014 में दिया था, 16 में फिर दिया है, 16 में फिर दिया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है,
इसको बोलते हैं कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन सी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन का मात्रक होता है ऑप्शन सी। आगे पढ़िएगा, आगे पढ़िए 41। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय जोड़ होता है। जैक बोर्ड 2016 में दिया था। यह किरचॉफ का प्रथम नियम है, आंसर शून्य होगा। विद्युत परिपथ के किसी संधि पर यानी किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय जोड़ होता है शून्य, आंसर 0 होगा, 0 शून्य। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए होगा, ए। आगे पढ़िएगा 42। एक तार जिसमें 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो तो तार से प्रति इकाई सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जैक बोर्ड 2016 में दिया था। आप लोग देखिए याद किए हैं कि 1 एम्पियर में होता है 0.625 इंटू 10⁻19। आप लोग याद किए हैं 1 एम्पियर में होता है ये वाला 0.625 इंटू 10⁻19। यहाँ बोला 1 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो माने क्या, माइक्रो माने होता है 10⁻⁻6, तो गुना कर दीजिए, हो गया। यानी 0.625 इंटू 10⁻19 गुना कीजिए 10⁻⁻6। किस लिए, माइक्रो के लिए। माइक्रो में होता है ना 10⁻⁻6, गुना कर दीजिए, क्या बचेगा 0.625 इंटू 10⁻13। सही उत्तर ए होगा, ए 0.625 इंटू 10⁻13। ठीक है, माइक्रो के लिए -6 घट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। आगे देखिए 43 जब किसी ए मीटर को संटित किया जाता है तो इसकी माप सीमा। जैक बोर्ड 2016 में दिया है। इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन का अर्थ क्या होगा, जब किसी ए मीटर को संटित किया जाता है मतलब जब किसी ए मीटर में संट लगाते हैं, संट का प्रयोग करते हैं तो इसका माप सीमा बढ़ जाता है। ऑप्शन बी होगा, घटता नहीं है, बढ़ जाता है। बढ़िया से देखिएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, बढ़ जाती है। क्वेश्चन बैंक में बहुत गलत दिया है, आंसर होगा बी, बढ़ जाती है। संट लगाने का उद्देश्य ए मीटर को सुरक्षित रखना और सही माप लेना होता है, जिससे माप सीमा बढ़ जाती है। ऑप्शन बी होगा। आगे पढ़िए 44 एम चुंबक के आघूर्ण वाले चुंबक को समरूप चुंबक के क्षेत्र बी की दिशा से 90 डिग्री घूर्णित करने में किया गया कार्य होगा। जैक बोर्ड 2016 में दिया है। क्या बोला, एम चुंबक आघूर्ण वाले चुंबक को समरूप चुंबक क्षेत्र बी की दिशा से 90 डिग्री घूर्णित करने में किया गया कार्य कितना होगा। देखिए जब 90 डिग्री बोलेगा तो एम बी होगा, बोलेगा 180 डिग्री तो 2 एम बी होगा। याद रखिएगा 90 डिग्री बोलेगा तो एम बी, बोलेगा 180 डिग्री तो 2 एम बी। कैसे हुआ, देखिए यहाँ 90 बोला है तो एम बी होगा, ऑप्शन सी होगा, सी, ऑप्शन सी एम बी। 90 बोला है, कैसे पढ़िए, देखिए कार्य का सूत्र होता है डब्ल्यू बराबर एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ एंगल कितना बोला, 90 बोला है तो जाएगा एम बी इंटू 1 माइनस कॉस 90। बोले कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, यानी एम बी इंटू 1 माइनस 0 यानी एम बी इंटू 1 माइनस एम बी होगा। याद रखिएगा, ठीक, यही सूत्र होता है डब्ल्यू बराबर एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर एंगल दिया 90 पुट कीजिए तो कॉस 90 0 होता है, यानी एम बी इंटू 1 एम बी हो जाएगा। जब बोलेगा 180 डिग्री तो जाएगा 2 एम बी। ठीक है, 180 डिग्री बोलेगा तो 2 एम बी हो जाएगा, 90 बोलेगा तो एम बी होगा। ठीक, आंसर सी होगा, सी। आगे पढ़िए 45 प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान का अनुपात होता है। जैक बोर्ड 2016 में दिया था। क्या बोला, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान का अनुपात होता है। आंसर होगा ए नंबर, ए 1/√2। क्यों होगा, देखिए क्यों होगा समझिए। क्या बोला क्वेश्चन में, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान का अनुपात होता है। पढ़िएगा, देखिए वर्ग माध्य मूल मान होता है I0/√2 और होता है शिखर मान I0। बोलिए ना, वर्ग माध्य मूल मान क्या आता है अंतिम में, I0/√2 और शिखर मान क्या होता है I0। तो I0 कट जाएगा, I0 कट जाएगा, बचेगा 1/√2। ठीक है, आंसर होगा ए नंबर, ए। आंसर क्या होगा, ए होगा 1/√2। आगे पढ़िए सवाल नंबर 46 प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो निम्न में से कौन नहीं बदलता है। जैक बोर्ड 2016 में दिया था। देखिए जब एक प्रकाश किरण ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम, चाहे विरल से सघन चाहे सघन से विरल, तो बदलता है वेग, बदलता है अपवर्तनांक, बदलता है तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति चेंज नहीं होता है। ठीक है, आवृत्ति चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। वेग अपवर्तनांक तरंग दैर्घ्य घटेगा बढ़ेगा, वो डिपेंड करेगा मीडियम पे, लेकिन आवृत्ति कुछ नहीं होगा। बी होगा, बी, आवृत्ति परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति बदलता नहीं है, बी होगा, बी। आगे पढ़िए 47 प्लांक नियतांक एच की विमाएँ हैं। जैक बोर्ड 2016 में दिया था। बोलिए प्लांक नियतांक एच का विमा क्या होता है, ये तो आपको याद होगा, ऑप्शन सी होगा, सी ml² T⁻⁻1।
ml² (टी⁻⁻1). ऑप्शन सी होगा, सी देख लीजिए, ऑप्शन सी। ठीक है, ml² (टी⁻⁻1). आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 48। निम्न में से कौन मूल कण नहीं है? क्या बोला? निम्न में से कौन मूल कण नहीं है? जैक बोर्ड 2016 में दिया था। बोलिए, एक परमाणु में कौन कौन सा मूल कण पाया जाता है? एक परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके किनारे किनारे घूमता है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये मूल कण है किसी परमाणु का, पाया जाएगा ही जाएगा। प्रत्येक परमाणु में 3 मूल कण होता है, नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और साइड में होता है चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो मूल कण हो गया, अल्फा कण नहीं होगा। ठीक है, अल्फा कण मूल कण नहीं है, ऑप्शन सी होगा, सी अल्फा कण। आगे पढ़िए 49। परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग पूर्ण गुणज होता है। जैक बोर्ड 2016 में आया है। ठीक है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग पूर्ण गुणज होता है h/2π का। क्या होता है? h/2π का होता है, h/2π याद रखिएगा, n गुना h/2π होता है। तो पूर्ण गुणज होगा h/2π। आंसर ए होगा, ए याद रखिएगा, आंसर ए होगा। आगे पढ़िए अंतिम क्वेश्चन 50। अंतिम देखिए 50 नंबर। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? बोलिए, जब ताप बढ़ता है ना तो चालक धातु का प्रतिरोधकता बढ़ता है, अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। आंसर बी होगा, बी। अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। आंसर बी होगा, याद रखिएगा। ताप बढ़ाएंगे धातु को गर्म करेंगे, ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोधकता बढ़ेगा, लेकिन अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। ठीक है, अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घटेगा। आंसर बी होगा, बी। आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोलता है ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होगा? बढ़ेगा। बोलेगा ताप बढ़ने पर या औषधि मिलाने पर अर्धचालक का चालकता बढ़ता है, याद रखिएगा। पी टाइप एन टाइप जो मिलाते हैं औषधि ना, तो औषधि मिलाने पर डोपिंग करेंगे, औषधि मिलाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का चालकता बढ़ेगा। ठीक है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोधकता क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोधकता बढ़ेगा, और ताप बढ़ने पर चालक की चालकता क्या होगा? घटेगा। ताप बढ़ने पर चालक की चालकता घटेगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा कैसा लगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।